कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया को दिखाते हुए जहां एलियंस धरती पर कोई अजीब हमला कर देते हैं जिससे धरती पर भीषण गर्मी में जहरीली बर्फ गिरने लगती है और जिसे छूते ही इंसान तुरंत मर जाते थे। लेकिन जब इसी बर्फ को ठंडे खून वाले कीड़ों ने छुआ तो वो जायंट मॉन्स्टर्स में बदल गए। हालात अब और डरावने हो गए जब एलियंस ने मॉन्स्टर्स के साथ साथ इंसानों को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। और इसी बीच हम हमारे मेन कैरेक्टर जुआन को देखते हैं जो इस बर्फबारी से पहले अपने दोस्त के घर पार्टी करने गया था। वह अपने पूरे मजे पर था कि तभी अचानक बिजली चली गई। अजीब बात यह थी कि बिजली जाते ही सबके मोबाइल भी एक साथ बंद हो गए। उसी समय घर की मालकिन एलेना घबराई हुई नीचे दौड़ती आई। उसने अपने पति टानो को बताया कि घर के बाहर उनका पड़ोसी बेहोश पड़ा हुआ है। टानो तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। उसे लगा कि शायद उसे हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए बाहर निकलने वाला था तभी बाहर जोरदार धमाका सुनाई दिया। बाहर एक ब्लैक कार की टक्कर हो चुकी थी और ड्राइवर का हाथ खिड़की से बाहर लटका हुआ था, मानो वह बेहोश हो चुका हो। अगले ही पल सबने देखा कि बाहर बर्फ जैसी कोई चीज गिर रही थी, जबकि उस समय भीषण गर्मी का मौसम चल रहा था और तापमान 48 डिग्री था। ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी सफेद बालों वाले बूढ़े रूसो ने कहा कि उसने हाल ही में खबरों में एक बिजली घर में लगी आग के बारे में पढ़ा था और शायद ये सफेद चीज उसी आग से निकली कोई जहरीली राख हो सकती थी। यह सुनते ही एलेना घबरा गई। उसने तुरंत अपने पति को बाहर जाने से रोक दिया क्योंकि उसे लगा कि बाहर गिरे पड़ोसी शायद किसी जहरीली गैस से प्रभावित हुए होंगे। इसलिए उसने टानो को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा। तभी रूसो को अचानक कुछ याद आया और उसने घबरा कर अपना मोबाइल निकाल लिया। उसने सभी को तुरंत अपने परिवार वालों को फोन करने के लिए कहा ताकि उन्हें घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी जा सके। लेकिन जिसका मोबाइल कुछ पल पहले तक 90% भी चार्ज था वो भी बंद हो चुका था। तब टानो को घर के लैंडलाइन फोन का ख्याल आया। उसने फोन उठाकर कुछ नंबर मिलाए, लेकिन लैंडलाइन भी पूरी तरह बंद पड़ा था। अब सभी को समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। खुशकिस्मती से टानो घबराने वालों में से नहीं था। वह बैठकर हालात बिगड़ने का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत सबको काम पर लगा दिया और खिड़कियों दरवाजों के आसपास के सभी खुले हिस्सों को बंद करवाने लगा। इसी दौरान रूसो कुछ अजीब व्यवहार करने लगा। वह कुछ देर तक खिड़की के सामने खामोश खड़ा रहा। फिर उसने चुपचाप हैंगर से अपना कोट उतारा और पहनकर सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने टानो को धक्का देकर गिरा दिया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा कि उसे अपने बच्चों के पास जाना है। लेकिन घर से बाहर निकलते ही वो भी अपनी मौत से नहीं बच पाया और एक और हादसा हो गया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा और सभी दुखी होकर चुप बैठे रहे। लेकिन तभी घर के अंदर तेज दस्तक की आवाज गूंजने लगी। आवाज का पीछा करते हुए वे लोग बेसमेंट तक पहुंचे जहां किसी महिला की मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। इसके बाद टानो ने एक पुरानी अलमारी हटाई जिसके पीछे लोहे का एक दरवाजा छिपा हुआ था। टानो ने बताया कि यह दरवाजा सीधे गैराज में खुलता है, लेकिन उसके पिता ने इसे उसके बचपन में ही बंद कर दिया था और तब से दशकों तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। टानो ने बाहर खड़ी महिला से पूछा कि वह उनके गैराज में कैसे पहुंची। महिला ने बताया कि उसका नाम इंगा है और वो पड़ोस में डिलीवरी करने आई थी। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर जांच की तो इंगा सामान्य लगी और बाहर उसकी गाड़ी भी मौजूद थी। तब जाकर उन्होंने उसे अंदर आने दिया, लेकिन तभी जुआन उस रास्ते से आगे बढ़ा और उसे घर से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल गया। वह सुरंग जैसी गली पार करके टानो की वर्कशॉप तक पहुंच गया जहां कई कारें खड़ी थीं। जुआन को लगा कि अगर वह कार में बैठेगा तो शायद जहरीली बर्फ से बच जाएगा, लेकिन कार में बैठते ही उसकी उम्मीद टूट गई क्योंकि कोई भी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब मैकेनिक टानो ने हालात का अंदाजा लगाते हुए कहा कि इस बर्फ में शायद बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मौजूद है जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ठप हो चुके हैं। हालांकि इसकी असली वजह क्या थी यह कोई नहीं जानता था। टानो के मुताबिक यह किसी सोलर स्टॉर्म या परमाणु विस्फोट का असर भी हो सकता था। वे लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी जुआन की नजर खिड़की के बाहर गई। सामने वाले पड़ोसी के घर में अचानक रोशनी जल उठी थी। जुआन ने तुरंत हाथ हिलाकर उसे चेतावनी देने की कोशिश की कि वह किसी भी हालत में खिड़की न खोले, लेकिन इतनी दूरी से उसकी आवाज सुनाई देना नामुमकिन था। तब टानो ने एक तेल वाला लैंप उठाया और उसे खिड़की के सामने हिलाकर इशारा करने लगा, लेकिन पड़ोसी ने शायद कुछ और ही समझ लिया और उसने सीधे खिड़की खोल दी। अगले ही सेकंड उसकी वही खिड़की पर मौत हो गई। फिर उसकी पत्नी दौड़ती हुई वहां आई, लेकिन वह भी खिड़की के पास आते ही बेजान हो गई। यह सब देखकर जुआन के मन में डर बैठ गया क्योंकि उसकी बेटी क्लारा रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाती थी और उसे हर हाल में सूरज निकलने से पहले क्लारा तक पहुंचना था। दोस्तों ने उसे काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो टानो ने उसके लिए एक अस्थायी सेफ्टी सूट बनाने का आइडिया दिया। हालांकि उनके पास सही सामान नहीं था, इसलिए उन्होंने जुआन को कई परतों वाली वाटरप्रूफ जैकेट और पैरों में प्लास्टिक की थैलियां चढ़ा दी और सभी जोड़ टेप से कसकर बंद कर दिए। आखिर में टानो ने उसे एक पुराना गैस मास्क पहनाया जो कई सालों से स्टोर रूम में पड़ा हुआ था और जिसे उसने खुद भी कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उसे बस उम्मीद थी कि यह मास्क बाहर गिर रही उस रहस्यमयी बर्फ से कुछ सुरक्षा दे सकेगा। यानी जुआन पूरी तरह जान जोखिम में डालकर बाहर जाने वाला था, लेकिन उसके निकलने से ठीक पहले एक और मुसीबत खड़ी हो गई। रूसो के साथ आए आदमी उमार ने अचानक शॉटगन उठा ली और जुआन से मास्क अपने हवाले करने को कहा क्योंकि वह भी यहाँ से निकलकर अपने घर जाना चाहता था। लेकिन टानो ने तुरंत देख लिया कि बंदूक में गोलियां भरी ही नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल नहीं डरा और उसने झटके
झटके से बंदूक उसके हाथ से छीन ली। गद्दारी करने वाले दोस्त का मामला खत्म करने के बाद जुआन आखिर बाहर निकल पड़ा। बाहर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वह पूरी तरह सुरक्षित था। इसका मतलब मास्क और कपड़ों का इंतजाम सच में काम कर रहा था। रास्ते में उसे अपने मरे हुए दोस्त की लाश दिखाई दी। वह कुछ पल उसके सामने खामोश खड़ा रहा, फिर खिड़की के पास खड़े दोस्तों को आखिरी बार अलविदा कहा। आगे बढ़ते हुए उसने सड़क पर बिखरी अनगिनत लाशें देखी। पूरा शहर किसी उजड़े हुए कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। एक जगह उसे एक ट्रेन दिखाई दी जहां हजारों यात्री मरे पड़े थे। वह करीब गया तो खिड़कियों पर दर्जनों हथेलियों के निशान दिखाई दिए। कांच पर एक महिला ने लिपस्टिक से मदद की गुहार भी लिख रखी थी। पहली नजर में लगा कि लोग ट्रेन में फंस गए होंगे, लेकिन अंदर जाने पर सच्चाई कुछ और निकली। लोग दरअसल ट्रेन के पिछले हिस्से में डर के मारे छिपे हुए थे। उसे देखते ही सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन जुआन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना बैग खोला और पानी की एक बोतल उनकी तरफ फेंक दी। एक बोतल पानी के लिए लोग आपस में टूट पड़े। जब जुआन वहां से जाने लगा तो वे लोग और ज्यादा बेचैन हो गए, यहाँ तक कि एक आदमी बाहर निकलने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन बाकी लोगों ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया। जुआन मास्क और अस्थायी सुरक्षा कवच पहनकर सुरक्षित बाहर निकल आया था, लेकिन शहर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरी सभ्यता खत्म हो चुकी हो। उसने पहले अपनी एक्स वाइफ के घर जाकर उसे सतर्क करने की सोची। तभी उसे किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसने ध्यान से देखा। दरअसल हवा में हिलती एक एल्यूमिनियम सीढ़ी बिजली के खंभे से रगड़ खा रही थी और उसी से सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। जुआन ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ मिनट बाद बर्फबारी और तेज हो गई। तभी उसे फिर 2 बार साफ सीटी सुनाई दी। इस बार पीछे मुड़कर देखने पर उसका खून जम गया। दूर एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर हेलमेट हो और हाथ में बंदूक भी हो। खतरे का अंदेशा होते ही जुआन ने कदम तेज कर दिए और पास के रेलवे स्टेशन में घुस गया। खुशकिस्मती से वह रहस्यमयी आदमी उसके पीछे नहीं आया। 2 घंटे से ज्यादा सफर तय करने के बाद आखिरकार जुआन अपने अपार्टमेंट पहुंच गया। बिल्डिंग में घुसते ही उसकी नजर एक अजीब मरे हुए कुत्ते पर पड़ी। उसके सिर पर हेलमेट लगा था और पूरे शरीर पर प्लास्टिक की थैलियां बंधी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस एक्सपेरिमेंट किया हो। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते ही उसे हथौड़े की आवाज सुनाई दी। वह धीरे से ऊपर गया। कुछ लोग दरवाजों के ताले तोड़ रहे थे। इस आपदा के बीच लूटपाट शुरू हो चुकी थी। जुआन ने खुद को छिपाए रखा और अपनी पत्नी को ढूंढने निकल गया, लेकिन आगे बढ़ते ही उसे कई लोगों की एक साथ मंत्र पढ़ने जैसी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि कई लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए खड़े थे और वे इस भयानक आपदा के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे थे। जुआन बिना रुके ऊपर चढ़ता रहा, लेकिन घर पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था और उस पर ताला भी नहीं लगा था। इसका मतलब उसकी पत्नी बाहर जा चुकी थी। उसने पत्नी और बेटी का नाम लेकर कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एक ही रात में उसे लगा जैसे उसने अपना पूरा परिवार खो दिया हो। तभी बाहर से कोई आवाज आई। जुआन तुरंत बाहर भागा। उसे लगा शायद उसकी पत्नी लौट आई हो, लेकिन वहाँ एक अनजान आदमी कुछ सामान चुराने की कोशिश कर रहा था। पूछने करने पर उसने बताया कि उसे यहाँ से दवाइयाँ लेने भेजा गया है। तभी 2 पड़ोसी भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जुआन से उसे छोड़ने की गुजारिश की और बताया कि उसे दरअसल जुआन की पत्नी ने भेजा था। पत्नी के सुरक्षित होने की खबर सुनते ही जुआन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन तभी उस आदमी की नजर जुआन के हाथ पर पड़ी बर्फ पर गई। जुआन को भी अचानक एक अहम बात समझ आई। बर्फ उसके हाथ पर पड़ी थी, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वह समझ गया कि बर्फ जमीन पर गिरने के बाद अपना जहर खो देती थी। उसी समय उसकी पत्नी एलेना भी वापस आ गई और सबसे पहले उसने पड़ोसियों को कमरे से बाहर भेजा। जब जुआन उससे पूछा कि बेटी कहाँ है, तो एलेना का मुंह उतर गया और बोली कि वो तो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी और दोनों को नहीं पता था कि उनकी बेटी आखिर किस इलाके में है। कुछ देर सोचने के बाद जुआन को एक उपाय सूझा। उसने एलेना से बेटी की सहेली का नाम पूछा। एलेना ने तुरंत नाम बता दिया। तब जुआन ने फैसला किया कि वह बेटी के स्कूल जाएगा, शायद वहाँ से सहेली का पता मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पूरी बिल्डिंग के बचे हुए लोग उसके सामने जमा हो गए। सब जानना चाहते थे कि वह बाहर जाकर जिंदा कैसे लौट आया। जुआन ने उन्हें मास्क और पूरे शरीर को ढकने वाला तरीका बताया। जब लोगों की जिज्ञासा शांत हो गई तो वह भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक गंजे आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने बताया कि इमारत में पानी खत्म हो चुका है और अब उन्हें जुआन का मास्क चाहिए ताकि कोई बाहर जाकर पानी ला सके। देखते ही देखते बाकी लोग भी उसके खिलाफ हो गए। हर कोई उसे समझाने और धमकाने लगा। सब कह रहे थे कि उसे सबकी भलाई के लिए मास्क देना होगा। जुआन समझ गया कि बिना कुछ किए वह यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसने धीरे से अपना बैग खोला, लेकिन मास्क निकालने के बजाय एक पिस्तौल बाहर निकाली। बंदूक देखते ही भीड़ पीछे हट गई और इसी मौके का फायदा उठाकर जुआन एलेना के साथ वहाँ से निकल गया। इसके बाद जुआन और एलेना दूसरी मंजिल के एक कमरे में छिप गए, लेकिन बाहर जमा लोग दरवाजा तोड़ने पर उतर आए और लगातार उस पर जोर जोर से वार करने लगे। आखिरकार जुआन ने अपना मास्क एलेना को पहना दिया और उसे खिड़की के रास्ते स्कूल जाने को कहा, क्योंकि अब बेटी को ढूंढना सबसे जरूरी था। एलेना के निकलते ही दरवाजा टूटने की कगार पर पहुंच गया और तभी जुआन ने एक प्लास्टिक बैग उठाया, जैसे उसके दिमाग में कोई खतरनाक प्लान आ गया हो। अगले ही पल दरवाजा
टूटकर खुल गया, लेकिन जुआन ने एक हाथ में प्लास्टिक बैग पकड़ा और दूसरे हाथ में कुर्सी उठाकर सीधे खिड़की के शीशे पर दे मारी। कांच टूटते ही कमरे में मौजूद लोग घबरा गए और भाग खड़े हुए, जबकि जुआन ने फौरन प्लास्टिक बैग अपने सिर पर चढ़ाया और खिड़की से कूदकर नीचे खड़ी कार पर जा गिरा। वह किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उसकी सांसें धीमी होने लगी और वह सड़क पर गिर पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुली और उसने खुद को एक कार के अंदर बैठा हुआ पाया। उसके सामने दो लोग फायर फाइटर की यूनिफॉर्म और मास्क पहने उसे घूर रहे थे, जिससे उसे लगा कि शायद उसे बचा लिया गया है। फिर ड्राइवर ने अपना मास्क उतारा और सामने उसका दोस्त टानो निकला, जबकि एलेना भी आगे वाली सीट पर बैठी थी। उसने बताया कि रास्ते में उसकी मुलाकात टानो से हुई थी और फिर दोनों वापस जाकर उसे ढूंढ कर ले आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो चुकी थी तो यह कार आखिर चल कैसे रही थी। तब टानो ने बताया कि जुआन के जाने के बाद उसने प्लास्टिक की बोतल से एक देसी मास्क बनाया और बाहर खाने पीने का सामान जुटाने का फैसला किया। जब डिलीवरी गर्ल अपनी साइकिल लेकर आई तो सबने एक अजीब चीज नोटिस की कि बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद थे, लेकिन साइकिल की लाइट अब भी जल रही थी। टानो ने तुरंत बल्ब निकाल कर देखा और पाया कि वह साधारण फिलामेंट वाला बल्ब था। ये देख वो तुरंत गैराज में पड़ी एक पुरानी कार के पास गया और जैसा कि उसने सोचा था, ये कार भी चालू हो गई, जिसका मतलब था कि इस शॉक वेव ने सिर्फ नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों को ही खराब किया था। कार से वो तुरंत फायर स्टेशन पहुंचा और वहां से यूनिफॉर्म और जरूरी सामान जुटाया। वहीं उसकी मुलाकात एलेना से हुई और दोनों मिलकर उसे बचाने निकल पड़े। हालांकि जब जुआन ने बेटी को ढूंढने के लिए कार मांगी तो टानो ने साफ मना कर दिया। उसी दौरान खिड़की के पास खड़े एक दोस्त ने बाहर कुछ अजीब देखा और सभी तुरंत देखने पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और अगर वह सिर्फ गुजर रहा होता तो चिंता की बात नहीं थी, लेकिन कुछ मिनट बाद वह सीधे टानो के गैराज में घुस गया, जिससे सभी सतर्क हो गए। उसे पकड़ने के बाद पता चला कि वह इलाके की हार्डवेयर दुकान का मालिक था। उसने बताया कि कुछ पुराने मॉडल की गाड़ियां अब भी स्टार्ट हो रही थीं और वह रास्ते भर ऐसी ही गाड़ियों की तलाश कर रहा था। यह जानकारी मिलते ही जुआन और उसकी पत्नी बेटी की तलाश में स्कूल के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कार मिली, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह स्टार्ट नहीं हुई। वे पैदल आगे बढ़ने ही वाले थे कि बाहर कुछ अजीब लाइट्स दिखाई दी और दोनों तुरंत सीट नीचे करके छिप गए। कुछ ही देर में एक बड़ा ट्रक उनके पास आकर रुक गया, लेकिन कार की खिड़कियों पर जमी मोटी बर्फ की परत ने उन्हें छिपाए रखा। सुबह होने तक वे आखिरकार स्कूल पहुंच गए और वहां एलेना को स्टूडेंट्स की एक ग्रुप फोटो मिली। उसने तुरंत बेटी की दोस्त को पहचान लिया और जुआन से आसपास कोई गाड़ी ढूंढने को कहा, जबकि वह रिकॉर्ड रूम में एड्रेस तलाशने निकल गई। उसने एड्रेस ढूंढना शुरू ही किया था कि तभी अचानक बाहर से एक तेज धमाका सुनाई दिया और उसे लगा कि शायद जुआन वापस आ गया है। लेकिन कई बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उसका शक और बढ़ गया। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वह सावधानी से आगे बढ़ी और एक खिड़की के पास पहुंची, जहां बाहर कुछ लड़कों की लाशें पड़ी दिखाई दी। इसी बीच उसे फिर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी और वह आवाज का पीछा करते हुए लड़कों के वॉशरूम तक पहुंच गई। वहां एक केबिन का दरवाजा लकड़ी से फंसा हुआ था। उसने ऊपर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे एक चश्मा पहने लड़का दिखाई दिया। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़का कुछ सुनने को तैयार नहीं था और लगातार गालियां दिए जा रहा था। तभी जुआन भी वहां पहुंच गया और दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। बातचीत में पता चला कि उसका नाम बारो था और पिछली रात कुछ लड़कों ने उसे परेशान करके टॉयलेट में बंद कर दिया था। उसे अभी बाहरी दुनिया में हुई तबाही के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जुआन ने पूरी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में बारो ने उसे पागल समझ लिया। फिर जब उसने बाहर उन लड़कों की लाशें देखी जिन्होंने उसे बंद किया था, तब जाकर उसे सच पर यकीन हुआ। बारो को बचाने के बाद उन्हें एक और अहम सुराग मिला, क्योंकि जब पत्नी ने फोटो में बेटी की दोस्त दिखाई तो बारो उसे पहचान गया। हालांकि उसने एक शर्त रखी कि वह उन्हें उस लड़की के घर तक ले जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें उसे उसके घर छोड़ना होगा। जुआन तुरंत स्कूल गार्ड की पुरानी कार ले आया और बारो के बताए रास्ते पर चलते हुए वे कार से जल्दी ही बेटी की दोस्त के घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर जुआन ने कहा कि उनके पास एक्स्ट्रा मास्क नहीं है, इसलिए बारो को फिलहाल कार में ही रुकना होगा। इसके बाद दोनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था और किसी के न मिलने पर दोनों को डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। फिर वे पीछे के आंगन में पहुंचे, जहां उन्होंने एक पूरे परिवार को स्विमिंग पूल के पास मरा पड़ा देखा। जुआन घबराकर एक लड़की के पास गया और उसका चेहरा उठाकर देखा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह उसकी बेटी नहीं है, उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन तभी बारो भी कपड़े लपेटकर घर के अंदर आ गया और पूल के पास पड़े मरे लोगों को देखते ही जमीन पर बैठ गया। उसी पल जुआन को सच्चाई समझ आ गई कि बारो ने उनसे झूठ बोला था, क्योंकि यह घर उसी का था और असलियत यह थी कि बारो उनकी बेटी की दोस्त को जानता तक नहीं था। अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखकर बारो बुरी तरह टूट गया और उसे तेज बुखार चढ़ गया। यहीं से जुआन और एलेना के बीच कार में बहस शुरू हो गई। जुआन किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी का कहना था कि पहले बारो
का इलाज करना जरूरी है। हालात ऐसे हो गए कि न तो बेटी की दोस्त का पता मिला और ऊपर से आधा दिन बर्बाद होने के बाद एक नई जिम्मेदारी भी उनके सिर पर आ गई। आखिरकार जुआन कई गलियां घूमता हुआ एक मेडिकल स्टोर तक पहुंचा। वह अपनी बेटी के लिए बचाकर रखा हुआ मास्क बारो को पहनाकर अंदर ले गया। दुकान के भीतर उसकी पत्नी ने प्यार से बारो को बुखार की दवा खिलाई, लेकिन तभी एक प्रेग्नेंट महिला वहां पहुंची और स्टोर के गेट पर गिड़गिड़ाने लगी। एलेना को उस पर रहम आ गया और उसे ले लिया, लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड ने गन उनके सर पर टिका दी और जबरदस्ती कार की चाबी लेकर वहां से फरार हो गए और जाते जाते जुआन और उसकी पत्नी को टॉयलेट में बंद कर गए। हालांकि वह एक बड़ी बात नोटिस नहीं कर पाए थे। उसके जाने के बाद जुआन लगातार बारो को आवाज लगाता रहा और दरवाजा खोलने को कहता रहा। इसके बाद उसने दरवाजा खोला और दोनों को बाहर निकलने दिया। अब उनके पास न कार बची थी और न ही लंबा सफर तय करने की ताकत, क्योंकि उनके साथ एक बीमार बच्चा भी था। इसी दौरान जुआन ने सड़क किनारे एक आदमी को अपना सामान समेटते देखा। एक पल के लिए उसके दिमाग में उस आदमी को मारकर उसकी कार छीनने का ख्याल आया, लेकिन तभी उस आदमी का परिवार बाहर आया और जुआन का दिल बदल गया। उसने फैसला किया कि पहले बारो को टानो के पास छोड़ना बेहतर होगा। रास्ते में वह फिर उसी ट्रेन के पास पहुंचा जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार जमीन पर पड़ी सारी लाशें गायब थीं। जुआन ट्रेन में चढ़कर अंदर देखता है। जिस डिब्बे में पहले लाशें थीं वह भी अब खाली हो चुका था और जिस डिब्बे में जिंदा लोग छिपे थे वहां सीटों पर अजीब सा चिपचिपा पदार्थ जमा होता है। ये साफ हो चुका था कि वे लोग किसी इंसान के हाथों नहीं मरे, शायद उनके साथ कुछ और भी ज्यादा भयानक हुआ था। उसी रात दिन में जुआन को लूटने वाला आदमी और औरत एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। आदमी मास्क पहनकर बाहर उतरता है और पेट्रोल भरवाने लगता है, जबकि औरत गाड़ी में बैठकर म्यूजिक पर झूम रही होती है। तभी आदमी के पीछे से अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है। वह टॉर्च जलाकर पीछे देखता है। अगले ही पल वह किसी चिपचिपे पदार्थ में फंसकर मर जाता है। उधर गाड़ी में बैठी औरत अब भी मस्ती में सिर हिला रही थी। तभी उसे गाड़ी जोर से हिलती हुई महसूस होती है। वह सोचती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है कि मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। अगली सुबह जुआन लड़के से पता लेकर अपनी बेटी को खोजने अकेले निकल पड़ता है। दोस्त टानो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है, जीवित बचने की संभावना बेहद कम है। जुआन किसी बहाने में नहीं पड़ता और बस सीधे पूछता है कि क्या वह उसकी कार इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन टानो नहीं मानता। इसी वजह से दो दोस्तों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। इसके बाद जुआन पैदल निकल पड़ता है। उसे अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए 17 किलोमीटर दूर जाना था। अगर वह बिना रुके लगातार पैदल चले तो भी यह आधे दिन का सफर था। चलते चलते उसने रास्ते पर एक लाल पुरानी कार देखी। जब कार करीब आई तो देखा कि यह वही टानो की कार थी। थोड़ी बातें हुई और पुराने दोस्त की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। अब उनकी नई और भी ज्यादा डरावनी यात्रा शुरू हो चुकी थी। रास्ते का माहौल बहुत ही अजीब था। शुरुआत से अंत तक उन्होंने कोई लाश नहीं देखी, लेकिन जमीन पर टूटी फूटी कार के पुर्जे बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर बाद उनकी पुरानी कार रुक जाती है। सामने की सड़क सैकड़ों गाड़ियों से बंद थी और उनकी हालत देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इंसानों ने किया है। जैसे ही वे दूसरा रास्ता तलाशने लगते हैं, दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और जल्दी ही सैनिकों से भरे दर्जनों ट्रक धीरे धीरे गुजरते हैं। उनके सामने खड़े अधिकारी ने उन्हें देखा और चेतावनी दी कि शहर अभी मिलिट्री की घेराबंदी में है। अगर वे वापस नहीं लौटेंगे तो उन पर भी गोली चला दी जाएगी। बड़ा फौजी काफिला गुजरने के बाद जुआन ने उनके पीछे पीछे चलने का फैसला किया, लेकिन यह साहसिक कदम जल्दी ही सैनिकों के ध्यान में आ गया और उन्होंने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक बर्फ पर गाड़ी फिसलती है और टानो की कार पलट जाती है। इसी बीच पुल के दूसरी तरफ अजीब आवाजें आती हैं। अचानक विशालकाय एलियन कीड़े वहां दिखाई देते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सैनिक भी उनका सामना नहीं कर पाए और एक एक करके उनका शिकार बनते जा रहे थे। ये कीड़े भली भांति छोटी कार्स के बराबर थे। उनके कड़े कवच में इंसानी गोली का कोई असर नहीं होता। जुआन दूर से सब देख रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह एलियन हमला होगा। कीड़े हटने के बाद जुआन और टानो सावधानी से बाहर निकलते हैं और सैनिकों के गिरे हुए हथियार उठा लेते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द वहां से निकलने की सोची। तभी शहर के चौक पर उन्हें बड़े बड़े घोंसले दिखते हैं। सोचने का समय भी नहीं था कि आगे से तेज कीड़ों की आवाज सुनाई देती है। दोनों जल्दी से एक कोने में छिप जाते हैं। जल्दी ही उन्होंने देखा कि एक विशालकाय कीड़ा एक लाश को खींचकर नीचे ले जा रहा है। यह दृश्य देखकर दोनों ओर तेजी से पीछे हटने लगे, लेकिन टानो फिसल कर दीवार से टकरा जाता है और आवाज से चारों तरफ का सन्नाटा टूट जाता है। नीचे से कीड़ों की सरसराहट सुनाई देती है। इस खतरे के बीच जुआन ने तुरंत एक गोली चलाकर कीड़े के सिर को भेद दिया और चमत्कारिक रूप से उसे मार दिया, लेकिन अभी भी राहत नहीं मिली। जमीन जोर से हिलने लगी और तभी पास में एक आदमी उन्हें बुलाता दिखा। जुआन और टानो तुरंत डर के मारे उसकी तरफ भागे। पीछे से अजीब आवाजें और भी तेज होती जा रही थी। पता चलता है कि कीड़े अब मरे हुए कीड़ों को खा रहे हैं। वे तुरंत बर्फ पर बने हुए निशानों का पीछा करते हुए आखिरकार एक चर्च के पास पहुंचे, लेकिन उसके भारी लोहे के दरवाजे बंद थे। उनके लगातार दरवाजा पीटने पर भी कोई जवाब नहीं आया। कीड़े लगभग उनके पास पहुंच ही रहे थे कि ऊपर से अचानक आग का गोला उनके ऊपर फेंका जाता है। ऊपर देखा तो पता चलता है कि लोग आग उछाल रहे हैं। आग की दीवार ने कीड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। इस बीच जुआन और टानो चर्च में घुसकर सर्पिल सीढ़ियों से एक कमरे
कमरे तक पहुंचते हैं। वहां 10 से ज्यादा जिंदा लोग इकट्ठा थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद किसी ने जुआन को बताया कि यह कीड़े आसमान से आ रहे हैं। अगर वह विश्वास नहीं करता तो ऊपरी मंजिल की खिड़की से देख सकता है। जुआन ने ऊपर देखा और उसके सामने बेहद डरावना दृश्य था। रात के अंधेरे में लाल रोशनी के जैसे तारे बादलों से होकर गुजर रहे थे। हर लाल किरण का मतलब था कि और कीड़े आने वाले हैं। तभी जुआन को समझ आता है कि उसकी बेटी के जीवित रहने की संभावना कितनी कम है। कुछ घंटों बाद जुआन को पता चलता है कि वहां के लोग जाने की योजना बना रहे थे क्योंकि खाने की कमी गंभीर हो गई थी। उसी दिन बीच रात के समय कीड़ों के लौटने के बीच 10 से 15 लोगों का समूह चुपचाप चर्च से निकलता है। सड़क पर अजीब वातावरण था। आसमान से लाल सितारों जैसी चीजें गिर रही हैं। वे सावधानी से दीवार के पास चलते हुए एक पुल के नीचे पहुंचे। लोगों को एक फटे हुए बस को पार करना था और फिर एक गुप्त रास्ते से आगे बढ़ना था। सभी धीरे धीरे चल ही रहे थे कि अचानक कीड़े हलचल करने लगते हैं। जुआन एक औरत और बच्चे की जोड़ी की मदद कर रहा था। तभी वह बस के अंदर फंस जाता है। टूटी हुई खिड़की से देखा तो वही विशालकाय कीड़े इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक कीड़ा अचानक रुकता है। लग रहा था कि उसने बस में अपना शिकार देख लिया है। इसी खतरनाक वक्त में चर्च में 2 बुजुर्ग अंतिम ताकत लगाकर घंटी बजाते हैं। कीड़े तुरंत अपना ध्यान बदल लेते हैं और दौड़ते हुए उस तरफ चले जाते हैं। जुआन बस के अंदर सांस रोककर इंतजार करता रहा। कीड़े चले जाने के बाद वह बाहर निकलता है। सभी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और जल्द से जल्द वहां से निकलते हैं। जुआन और उसके साथी कीड़ों से पीछा छुड़ाकर उस मिलिट्री कैंप की ओर बढ़ रहे थे जिसका जिक्र सैनिकों ने किया था। लेकिन रास्ते में अचानक टानो चलती गाड़ी से उतरकर भाग गया। तभी जुआन को एहसास हुआ कि वे टानो के घर के पास पहुंच चुके थे। इसलिए उसने भी बाकी लोगों से विदा ली क्योंकि उसकी पत्नी वहीं मौजूद थी। लेकिन जब वह टानो के गैराज पहुंचा तो उसने टानो को बेहद घबराया हुआ पाया। घर के अंदर जाने पर उसने टानो की पत्नी को रोते हुए देखा। यह देखकर जुआन का दिल बैठ गया और उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी के साथ कुछ बुरा हो गया है। लेकिन लिविंग रूम में पहुंचते ही उसने पत्नी को सुरक्षित देखा। हालांकि कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें सोफा पर टिकी हुई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद बारो के साथ कुछ हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने सोफा की तरफ देखा उसकी सांसें थम गईं। वहां उसकी बेटी क्लारा लेटी हुई थी जिसे वह कई दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। क्लारा को बिल्कुल न हिलता देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब उसने उसके चेहरे को छूकर देखा तो राहत मिली क्योंकि वह जिंदा थी। एलेना ने बताया कि उनकी बेटी खुद रास्ता ढूंढकर टानो के घर पहुंची थी। क्लारा ने भी बताया कि उसे याद था कि उसके पिता हर शुक्रवार टानो के घर ताश खेलने आते हैं। फिलहाल वह बेहद थकी हुई थी और गहरी नींद में थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसके जागने के बाद ही सब कुछ पूछा जाएगा। कुछ देर बाद पड़ोसी भी कीड़ों के खतरे पर चर्चा करने टानो के घर पहुंचे। टानो का मानना था कि कीड़े अब बहुत करीब आ चुके हैं और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन पड़ोसियों को बाहर की दुनिया ज्यादा खतरनाक लग रही थी, इसलिए उन्होंने टानो को अपनी मोटरहोम की चाबी देकर घर बदलने का प्रस्ताव दिया। अगले दिन सभी लोग उसी मोटरहोम में निकल पड़े। तभी टानो की नजर एक हरे रंग के मास्क पर पड़ी जिसे क्लारा पहनकर आई थी, जो उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। हालांकि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे संयोग समझकर छोड़ दिया। लेकिन बेटी का अचानक वापस लौट आना पहले से ही काफी रहस्यमय था। वह किसी नींद की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की तरह लगातार सोती ही जा रही थी। कई घंटे सफर करने के बाद रास्ते में उन्हें दूर काला धुआं उठता दिखाई दिया। करीब पहुंचने पर पता चला कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अंदर मौजूद लोगों की मौत हादसे से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी। यानी रास्तों पर लूटपाट और हत्या का दौर भी शुरू हो चुका था। उधर सफर के दौरान आखिरकार उनकी बेटी क्लारा की नींद खुल गई, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव नजर आ रहे थे। टानो ने वह मास्क उसके सामने रखा जो उसके पास मिला था, मगर क्लारा ने मास्क को देखा और कहा कि उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसे यह तक याद नहीं था कि उसने कभी मास्क पहना था और न ही यह कि वह वापस वहां तक कैसे पहुंची। हालांकि जुआन की पत्नी ने कहा कि जब वह सुरक्षित लौट आई है तो ज्यादा सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, और यही सोचकर जुआन और टानो ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा शॉपिंग मॉल दिखाई दिया जिसके बाहर काफी लोग जमा थे। वे सावधानी से उसकी तरफ बढ़े और तय किया कि अगर जरा भी खतरा लगा तो तुरंत वापस लौट जाएंगे। लेकिन पास पहुंचते ही उन्होंने चर्च में मिले कुछ लोगों को पहचान लिया। बातचीत में पता चला कि बड़ी संख्या में बचे हुए लोग इसी मॉल में शरण लिए हुए हैं और यहाँ इतना राशन मौजूद था कि कई हफ्तों तक आराम से गुजारा हो सकता था। उन्होंने भी आज रात यही रखने का फैसला किया, लेकिन अब कुछ बिल्कुल अलग होने वाला था। अगली सुबह जुआन ने देखा कि मॉल के सभी लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं। वह भी उनके पीछे गया और तभी उसे पता चला कि कई दिनों से बरस रही जहरीली बर्फ आखिरकार रुक चुकी थी। लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन टानो के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक कंपास निकालकर दिखाया कि कुछ बहुत गलत है। कंपास के मुताबिक अब पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स पूरी तरह उलट चुके हैं। इससे साफ था कि दुनिया अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। अब देखना यह होगा कि जो एलियंस और मॉन्स्टर्स अभी भी इस दुनिया में बच रहे हैं उनसे इंसानियत सरवाइव कैसे करेगी, और उसके लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना।